बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे पास MCQs कंटिन्यू हैं और सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त जो हम इस वक्त ईयर सॉल्व करने जा रहे हैं MCQs के हवाले से, वो है 2011 का प्राइवेट। तो 2011 के प्राइवेट के ईयर को हम सॉल्व करते हैं। ये हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन वापस से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि जो भी हमारी मतलब मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। देखिए, वो आपसे कहता है कि इफ़ द पार्टनरशिप मेक लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिस इज़, यानी अगर पार्टनरशिप ने फाइनेंशियल ईयर के अंदर लॉसेस को सफ़र किया है तो इस बात का क्या मतलब है कि ये क्रेडिट होगा पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट में, क्या ये लॉस डेबिट होगा पार्टनर के सैलरी अकाउंट में, या डेबिट होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में, या क्रेडिट होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में। देखें, लॉसेस जब भी होते हैं, लॉसेस का मतलब ये है कि ये आपके करंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से निकलता है। जब निकलेगा तो लाजमन अकाउंट कैपिटल या करंट अकाउंट जो नेचर वाइज अगर कम होगा तो वो डेबिट पर ट्रांसफ़र होगा। तो उस लिहाज से जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा ऑप्शन डेबिट टू करंट अकाउंट, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। गुडविल इज क्विक एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, नन ऑफ दीज। अब देखें, गुडविल क्या है हमारा, इनटेंजिबल एसेट है ये, उसका ऑप्शन इनमें मौजूद नहीं है तो लाजमन ये नन ऑफ दीज ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ। वो कहता है कि रिटायरमेंट के केस में जो फुल गुडविल होती है, यानी गुडविल होती है जो अपनी पूरी अमाउंट के साथ, तो वो उसको हम क्रेडिट करेंगे किन अकाउंट्स में? तमाम पार्टनर्स के अकाउंट्स में, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में, या रिमेनिंग पार्टनर के अकाउंट में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए, जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पार्टनर फॉर एग्जांपल रिटायर हुआ, इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जिस वक्त पार्टनर रिटायर होता है टेक्निकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जब पार्टनरशिप टेक्निकली डिसॉल्व हो गई तो उस सूरत में पार्टनरशिप की जो तमाम लॉसेस हैं, तमाम के तमाम प्रॉफिट्स हैं, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब उसमें गुडविल भी मौजूद है अगर, तो गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और तमाम पार्टनर्स को की जाएगी। रिटायरिंग पार्टनर को नहीं होगी और ना ही रिमेनिंग को होगी, बल्कि दोनों को होगी। इस लिहाज से पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर, शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के क्या हैं? नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन रिफंडेबल है, ट्रांसफरेबल है, अलॉटेबल है। डेफिनेटली ट्रांसफरेबल है, ये एक से दूसरे शख्स को बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स दीज आर कॉल्ड, अगर कंपनी का जो कैपिटल है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो डिवाइड कर दिया स्मॉल यूनिट्स के अंदर, जब वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दी तो कहते हैं कि इसको क्या नाम दिया जाएगा? क्या बॉन्ड्स, चेक, शेयर्स, रेवेन्यू? डेफिनेटली शेयर्स कहलाएंगे ये। आगे कहते हैं नेक्स्ट, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। वो कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है? फिक्स कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे होगा, बुक वैल्यू पे होगा, या स्क्रैप वैल्यू पे होगा? लाजमी बात है बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इट, वो कहते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो क्या इंक्रीज होता है हर साल, क्या कांस्टेंट रहता है हर साल, डिक्रीज होता है हर साल, या फ्लक्चुएट करता है हर साल? जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें जब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है तो ये हमेशा हर साल एक जैसा निकलता है। इसका मतलब ये कि ये कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब है कि अगर 3000 डेप्रिसिएशन निकला
तो हर साल 3,000 ही निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बराबर होता है, यानी उसकी जो फॉर्मेशन है, जो उसके आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किसके बराबर या किसके सिमिलर हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के, कैश बुक के, बैलेंस शीट के, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के? तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बराबर होता है ये, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, या सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वही चीज़ है, उसमें भी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं, और उसी की बुनियाद पर हम प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट बैलेंस एट द एंड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, बोलता है कि क्रेडिट बैलेंस अगर है, यानी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है और डेबिट साइड जो है वो छोटी है, सॉरी हाँ, क्रेडिट साइड बड़ी है, यानी इनकम की साइड बड़ी है और एक्सपेंसेस की साइड छोटी है, तो वो क्या कहलाएगा? डेफिनेटली वो हमारा सरप्लस कहलाएगा, यानी अखराजात हमारे कम हैं और जो आमदनी जो है वो, इनकम जो है वो ज़्यादा है। आगे चलते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, एक्सेस यानी इजाफे को बोलते हैं। कहते हैं कि अखराजात अगर ज़्यादा हो इनकम पे, यानी आमदनी पर, तो वो क्या कहलाएंगे? एक डेफिसिट कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, सरप्लस और डेफिसिट दोनों कहलाएगा, ये कैपिटल कहलाएगा। डेफिनेटली अगर खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, तो वो आपका डेफिसिट कहलाएगा। आगे कहते हैं at the time of admission of a new partner when old partner agree to reduce the capital, it means अगर हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो जो पुराने पार्टनर हैं अगर वो अपना कैपिटल रिड्यूस करने पर तैयार हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू न्यू पार्टनर, बोनस टू ओल्ड पार्टनर, बोनस टू न्यू पार्टनर। डेफिनेटली बोनस टू न्यू पार्टनर है कि अगर जो नए पार्टनर, जो पुराने पार्टनर जो है वो नए पार्टनर की आमद पर अपना कैपिटल को कम करने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली ये बोनस है नए पार्टनर के लिए। आगे बढ़ते हैं। इन अपीयरेंस द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हम सिंगल एंट्री में बनाते हैं, वो कहते हैं कि अपीयरेंस के एतबार से वो किसको देखने में बिल्कुल उसकी तरह का लगता है, क्या बैलेंस शीट को की तरह का लगता है, या प्रॉफिट एंड लॉस के सिमिलर है, या ट्रेडिंग अकाउंट है, या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। डेफिनेटली वो बैलेंस शीट की तरह का ही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका। बस ये बैलेंस शीट क्या जो हमारी सिंगल एंट्री का टॉपिक है, हम उसके अंदर जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। आगे कहते हैं इन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल इज कॉल्ड, स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल इज कॉल्ड, डेफिनेटली वो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही कहलाता है। थोड़ा सा मजीद हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टेब्लिश्ड फॉर, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किस मकसद से इस्टेब्लिश की जाती हैं? क्या चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस से की जाती हैं, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस से की जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के पर्पस से की जाती हैं, या ट्रेडिंग कंसर्न के तौर पर होती हैं? डेफिनेटली ये चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए ओपन की जाती है। और ये बात हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे इदारे हैं इस दुनिया में जो बुनियादी तौर पर पैसे तो कमाते हैं, मगर उस पैसे को एक तो जमा भी नहीं करते अपने पास, एक्यूमुलेशन नहीं करते, और दूसरी बात वो जो पैसा कमाते हैं उसको, या जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो उनकी अपनी इनकम जनरेशन है या कहीं और से इनकम जनरेट हो रही है, या कोई कहीं से डोनेशंस वगैरह का सिलसिला है, तो वो जो भी इनकम के रिसोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ से इनकम आ रही है, वो तमाम की तमाम इनकम को वेलफेयर पर्पस से लगाते हैं, यानी फलाह बहबूद के लिए लगाते हैं। तो वो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, कि जैसे जिनके बारे में हमने पढ़ा कि एधी फाउंडेशन है, या चीपा है, या सैलानी है, या इस किस्म के बहुत सारी फाउंडेशन इस वक्त हमारे शहर कराची में और
हमारे मुल्क में दीगर हिस्सों में काम कर रहे हैं लोग, और लाजमन उनका काम जो है वो बड़े पैमाने पर है। तो इस तरह वो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ है। मदारिस और मसाजिद भी इसी मकसद में काम कर रहे होते हैं क्योंकि रिलीजियस मामला है। आगे चलते हैं, कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो किस चीज़ की समरी है? कैश बुक की समरी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। डेफिनेटली रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेट करता है कैश बुक के साथ। आगे बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उनका जो एग्जाम्पल है वो कहते हैं कि इनमें से कौन सी है? क्या फैन फैक्ट्री जो काम कर रही है वो, क्या शुगर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज? देखिए हमने एक बात जो है वो अभी जिक्र की कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दरअसल बुनियादी मकसद ये होता है कि आप प्रॉफिट को जनरेट तो करेंगे लेकिन आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें देखें फैन फैक्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और इन सब में, तो गवर्नमेंट कॉलेज वाहिद ऐसा इदारा है जो लोगों के या बच्चों के फलाह के लिए काम करता है। अगर आप देखें आज भी हुकूमती सतह पर जो सरकारी सतह पर जो कॉलेजेस, स्कूल या इदारे बने हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पर बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं और आप वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका बेस्ट ऑप्शन गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है। आगे बढ़ते, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इज कॉल्ड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो राइटिंग में है, ये बात हम पहले भी अपने पढ़ चुके हैं कि जो एग्रीमेंट ऐसा कि जो राइटिंग में लिखा हुआ उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। आगे बढ़ते हैं, और पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप कलेक्टिवली कॉल्ड, यानी वो लोग जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कलेक्टिवली आ रहे हैं, यानी मिलकर एक एग्रीमेंट में शामिल हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डेफिनेटली वो पार्टनर्स कहलाते हैं। आगे कहते हैं करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर। कहते हैं कैपिटल्स की क्या कंडीशन होगी करंट अकाउंट ओपन करेंगे? क्या फ्लक्चुएटिंग होगा कैपिटल, फिक्स कैपिटल होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा? डेफिनेटली फिक्स कैपिटल मेथड जो है वो ऐसा मेथड है कि जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अपने करंट अकाउंट को सेपरेटली ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो आज का सेशन है अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ का, 2011 प्राइवेट का ये ईयर था जिसको हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। और इस ईयर को मुकम्मल कर लेने के बाद इंशाअल्लाह हम आगे मज़ीद ईयर्स को भी कंप्लीट करेंगे ताकि जो भी हमारा मज़ीद रिवीजन है वो हो सके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में, ताकि हम इस प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। और इसमें कोई अगर मतलब ऐसी बात जो आपको पूछनी हो तो वो आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।